अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती क्या है? ए समरी ऑफ फर्म्स पेमेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। हम ये भी कह सकते हैं समरी ऑफ फर्म्स पेमेंट्स एंड रिसीट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड के दरमियान कंपनी ने कौन कौन सी रिसीट्स और कौन कौन सी पेमेंट्स की। तो ये हमें बताता है कि हमारी कैश पोजीशन साल के स्टार्ट में जो हमारे पास कैश था और साल के एंड पे हमारे पास कैश था, इसके दरमियान क्या चेंजेस आए, कौन कौन सी जगह थी जहां हमने कैश को पे किया और कौन कौन सी जगह थी जहां से हमने कैश को रिसीव किया। दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बेस्ड ऑन द फर्म्स एक्टिविटीज़। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसमें हम देखेंगे कि कौन सी जगह है जहां हमें कैश आउटफ्लो करना पड़ा, यानी कि पेमेंट्स हुई हमारे से, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जहां हमें कैश रिसीव हुआ, हमारे लिए कैश इनफ्लोज क्या क्या थे। दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हम इसमें बाकायदा प्रॉपरली मेंशन करेंगे विच आर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश इनफ्लोज एंड विच आर द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व कैश आउटफ्लोज। तो ये स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में बताई जाती है। नीचे उसने एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम क्या इसको स्टेटमेंट को मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। द समरी ऑफ फर्म्स receipts and payment during a period of time by classifying them in operating activities, investing activities and financing activities। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुई? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में, और उसको डिवाइड करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैटेगरीज में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होती है? ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आजकल आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बाकायदा हिस्सा है। इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसके ऊपर बाकायदा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। प्रीवियसली IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और इसकी क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, मैं फिर इसको एक दफ़ा आपको रिवाइज करता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली हम तमाम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर होती हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, और जो नेट चेंज हमारे पास आती है वो हमें ये बताती है कि हमारा स्टार्ट ऑफ ईयर कैश जो था, अगर उसमें हम ड्यूरिंग ईयर जो भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज आए उनका नेट रिजल्ट ऐड करें तो वो एंड ऑफ पीरियड हमारे कैश बैलेंस के बराबर आता है। इसको हम मज़ीद फर्दर आगे देखते हैं इसकी बाइफरकेशन को। कैश फ्लो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है? शो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट डिफाइंड एज इन्वेस्टिंग आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की ही डेफिनेशन से लिया गया है। ये कह रहा है कि शो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट डिफाइंड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो वो कहता है कि तमाम एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग भी ना हो और इन्वेस्टिंग भी ना हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। ये 3 चीज़ें हैं, उनमें जब 2 चीज़ें नहीं होंगी तो वो तीसरी चीज़ डेफिनेटली क्लासीफाई होगी। तो सबसे पहले उसने बताया कि शो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट डिफाइंड एज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेशन के कैश फ्लो के मुतल्लिक़ होते हैं। दीज कैश फ्लोज आर जनरली द कैश इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट एंटर इनटू डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम। कहता है ये ऐसे कैश फ्लोज हैं जो जनरली कैश का इफेक्ट ट्रांजैक्शन का चेक करते हैं, और वो ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादातर नेट इनकम के अंदर डिटरमिन की जाती है। अगर हम नेट इनकम जनरेट करते हैं तो हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट की सबसे पहले पोर्शन की बात करें तो सेल्स आता है। सेल्स के रिलेवेंट जितनी एक्टिविटीज़ हैं, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अदर मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ जाता है। फिर टैक्सेस के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ जाता है। तो जो तमाम एक्टिविटीज़ नेट इनकम जनरेट करने के रेलेवेंट हों, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँ कि कंपनी के ऑपरेशन से रेलेवेंट जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनके कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो कैश इनफ्लो आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उस
कंपनी को सेल करने के लिए जो अपनी प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए परचेजेज करनी पड़ती हैं, सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर एटसेट्रा एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो किसी भी बिज़नेस के ऑपरेशन को रन करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। और इन एक्टिविटीज़ के दरमियान जिन ट्रांजेक्शन में हम कैश पे करेंगे वो हमारे ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज होंगे, और जिन एवेन्यूज़ में जैसे हम सेल है उसके अगेंस्ट कैश रिसीव करेंगे तो ये हमारे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज होंगे। ठीक है, इसने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे के हमें बताया हुआ है। पहले इसने बताया फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो सेल, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं तो ये हमारे लिए कैश इनफ्लो होगा। फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को भी बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करते हैं। आप इस बॉक्स को देख रहे हैं, येलो किया हुआ है, इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होगी। इसके ऊपर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थाट इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेता है और दूसरा स्कूल ऑफ थाट इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो के अगेंस्ट कंसीडर करता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम हम तभी रिसीव करते हैं जब हमने कहीं किसी दूसरी कंपनीज में या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि ये जो इनकम पोर्शन है इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। चलें इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करते हैं। ये येलो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया इसको हम बाद में देखते हैं। कैश आउटफ्लोज हैं इसी तरह ऑपरेटिंग के, टू पे सप्लायर फॉर इन्वेंट्री, टू पे एम्प्लॉइज फॉर सर्विसेज, टू पे लेंडर ऑफ इंटरेस्ट। चूँकि मतलब हमने बहुत सारे लोन्स भी लिए होते हैं तो वो उनके अगेंस्ट जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उनको भी एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है चूँकि हमने ये फाइनेंस लिया हुआ है लोगों से, तो लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पे करना है इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम ये जो सेकंड येलो हाईलाइटेड बार है इसको भी हम बाद में देखते हैं। टू पे गवर्नमेंट फॉर टैक्सीज, अदर पे टू सप्लायर फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग के कैश आउटफ्लो। जी ये हम देखते हैं। इट वुड सीम मोर लॉजिकल टू क्लासीफाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एज इन्वेस्टिंग इनफ्लो। मैंने वो बात की जो पिछली स्लाइड पे उसने येलो हाईलाइट किए थे, उसने कहा कि बेहतर यही लगता है कि इसे इन्वेस्टिंग में क्लासीफाई किया जाए। वाइल इंटरेस्ट पेड सर्टनली लुक लाइक अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरी जो पेमेंट में हमने देखा था तो उसने कहा कि क्योंकि हमने वो लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, उनके अगेंस्ट हम इंटरेस्ट पे करें तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि कैश फ्लोज जो भी हैं या एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स हैं आप ऑपरेशन से जनरेट करते हैं। जब आपके पास एक्सेस कैश होता है आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। ठीक है, इसलिए इनसे जो इनकम वगैरह है तो आपको इसको ऑपरेशन में ही पार्ट करना चाहिए। या फिर हम देखते हैं हमें वर्किंग कैपिटल यानी अपने शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन को चलाने के लिए कुछ लोन लेने पड़ते हैं। मैं बैंक्स में काम करता हूं तो हम सीजनल फाइनेंसिंग देते हैं कस्टमर को। सीजनल फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अभी वीट का मौसम है तो फ्लोर मिल्स को इस पीरियड में हैवीली वीट प्रोक्योर करनी पड़ती है और इतने पैसे किसी भी फ्लोर मिल के पास नहीं होते, तो वो इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जहां उन्हें हैवी वीट प्रोक्योर करनी है बैंक से लोन लेते हैं और उससे फ़ौरन वो वीट प्रोक्योर करते हैं, फिर जो बाद में सारा साल प्रोसेस करके वो आहिस्ता आहिस्ता सेल करते रहते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट का ओपिनियन है कि ये कंपलसरी पार्ट है ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए जब ऐसे लोन जो बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए लेने पड़ते हैं और अगर इनके अगेंस्ट जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थे, शॉर्ट टर्म के लिए थे, ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए थे। इसलिए इनके इंटरेस्ट का आप ऑपरेटिंग आउटफ्लो कंसीडर करें। कुछ लोगों का ये मानना है और मेजॉरिटी का भी यही ओपिनियन है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब आपने लोन ले लिया तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट जो भी आउटफ्लो होगा उसे फाइनेंसिंग में क्लासीफाई करें। तो वो जो पिछली स्लाइड में जो 2 लाइंस हाईलाइट की गई थी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप उनको उनकी रेलेवेंट हेड में क्लासीफाई कर दें तब भी ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर आप उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में अगर शो कर दें तो तब भी आपके लिए ये दोनों ट्रीटमेंट्स काबिल कबूल हैं। इससे हमारे नेट कैश फ्लोज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जस्ट क्लासिफिकेशन चेंज होगी। और नीचे उसने बताया बट द US फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बाय अ स्लिम 4 to 3 वोट क्लासीफाइड दीज आइटम एज ऑपरेटिंग फ्लोज। US स्टैंडर्ड बोर्ड में जो उसके बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने एक नैरो मार्जिन के साथ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे कहा कि इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई किया जाए। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट किया कि इन्हें फाइनेंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट ही मार्क किया जाए। तो 4/3 वोट्स के नैरो मार्जिन के साथ US में प्रैक्टिस ये है कि इन्हें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अगेंस्ट मार्क किया जाता है।
जी, ये अब हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। शो इम्पैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स एंड डेट आर इक्विटी सिक्योरिटीज़ ऑफ अदर एंटिटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि डेफिनेशन से हमारे सामने क्लियर हो रहा है, हम इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी की एसेट साइड को, अगर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की एसेट साइड है, इसको अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये कंपनी की इन्वेस्टिंग साइड होती है, जिसमें कंपनी ने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा होता है, दूसरी कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म डेट दे रखा होता है, या दूसरी कंपनीज़ के शेयर कैपिटल वगैरह में जो भी अपने एक्सेस फंड्स हैं इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। तो यानी कि हम अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड की बात हो रही है। तो ये वही शो कर रहा है, नीचे भी शो इम्पैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स एंड डेट आर इक्विटी सिक्योरिटीज़ आर अदर ऑफ अदर एंटिटीज़, ठीक है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है प्लस ओनर इक्विटी साइड। तो शो द इम्पैक्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स, यानी कि हमने एक्टिविटी में कुछ लेन देन किया, एंड द बोरिंग एंड रीपेमेंट ट्रांजैक्शन विद लेंडर्स, और हमने जो लॉन्ग टर्म लोन जो ऑब्टेन किए हैं बैंक से या दूसरे अदर लेंडर से, या हम बॉन्ड होल्डर्स हैं उससे हमने जो पैसे लिए हैं जो उनमें इंक्रीज डिक्रीज आती है, तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो अभी तक इन 3 पोर्शन से हमें ये क्लियर हुआ कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस के ऑपरेशन को शो कर रही हैं। तो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ रहे होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स यानी सेल, परचेजेज, सैलरीज, एक्सपेंसेस, अदर लाइटिंग, पावर, हीट, ये सारे एक्सपेंडिचर जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ रहे होते हैं, इनका जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये हमारी बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो है एसेट साइड में जो भी इंक्रीज डिक्रीज है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो उनको रिप्रेजेंट करती है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, ये इम्पैक्ट शो करती है हमारी बैलेंस शीट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी साइड को। शो इम्पैक्ट ऑफ ऑल कास्ट ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स एंड बोरिंग एंड रीपेमेंट ट्रांजैक्शन विद लेंडर्स। तो ये सारी थी 3 पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के, जो कि हम इसे पोर्शन वाइज बनाते हैं, ठीक है। अब ये उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हमें एग्जांपल बताई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लोज कौन से हो सकते हैं, कैश आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं, ये जस्ट प्रॉबली एग्जांपल के तौर पे हमें बताए गए हैं। कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर हम कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अपना सेल करते हैं तो वो कैश इनफ्लो है। ऑब्वियसली अगर कैश रिसीव हुआ तो फ्रॉम सेल ऑफ डेट आर एक्टिव सिक्योरिटीज़ अदर देन कंपनी, हमारी अपनी कंपनी की डेट और एक्टिव सिक्योरिटीज़ नहीं है, बल्कि हमने दूसरी कंपनीज की डेट को लोन दिया हुआ था या दूसरी कंपनी के जो शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। अगर हम उसको सेल आउट कर देते हैं तो वो उससे जो हमें कैश रिसीव होगा वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो होगा। और आउटफ्लो क्या होंगे, अगर हम इसी तरह एसेट परचेज़ करते हैं, नए एसेट परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के, या फिर हम क्या करते हैं दूसरी कंपनी को लोन दे देते हैं या उसके मज़ीद कैपिटल को परचेज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कैश इनफ्लोज क्या होते हैं और कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं। अगर हम मज़ीद बारो करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, बैंक से बारो करते हैं, किसी अदर इंस्टीट्यूट से बारो करते हैं, तो ये कैश इनफ्लो है, हमें इसके अगेंस्ट कैश मिलेगा। फ्रॉम सेल ऑफ फर्म्स ओन एक्विटी सिक्योरिटी, कंपनी मज़ीद अपना शेयर कैपिटल इशू कर देती है, न्यू इशू कर देती है, बॉन्ड इशू कर देती है, तो ये सारे भी कंपनी जो एक्टिव सिक्योरिटीज़ इशू कर देती है मज़ीद, तो ये भी जो सेल से इनकम और कैश फ्लो आएंगे, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कैश इनफ्लोज होंगे। कैश आउटफ्लोज की बात करते हैं। टू रीपे अमाउंट्स बोरोड, हमने कुछ लोगों से लोन ले रखे थे, उनको वापस पे कर दिए तो कैश आउटफ्लो है। टू रीपरचेज फर्म्स ओन एक्विटी सिक्योरिटीज़, हम अपने ही शेयर्स वापस परचेज़ कर देती है, इसे कहते हैं कैपिटल परचेज़, यानी अपनी एक्विटी को रीपरचेज़ करना। पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में अलाउ नहीं है, लेकिन कहीं ये ऐसा पॉसिबल भी है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपना ही कैपिटल परचेज़ करना अलाउ करती हैं। तो ये रीपरचेज फर्म्स ओन एक्विटी, जो आप कैश पे करके अपने ही शेयर लोगों से परचेज़ कर लें शेयर होल्डर से, तो ये एक्टिविटी भी कैश आउटफ्लो में आती है। पे शेयर होल्डर्स डिविडेंड, अगर शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड वगैरह पे कर रहे हैं तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो है। डिविडेंड के बारे में भी 2 राय हैं, बहुत सारे लोग इसे ऑपरेशन में लेके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये यहाँ हो या इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हो, नेट रिजल्ट सेम आते हैं हमारे पास। जी, अब हमारे पास स्टेटमेंट शुरू हो गई इनडायरेक्ट मेथड
कैश फ्लो को हम कैसे बना सकते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। तो हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है ये बनाना अब हम इस नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे।